हम शुरू करते हैं और आज के सेशन में हम डिस्कशन जिस टॉपिक का करेंगे वो है ब्लड रिलेशन, जो कि बैंक के एग्जाम में आप जानते हैं इस चीज को कि बैंक में ज्यादा क्वेश्चंस जब भी आते हैं एक ग्रुप में आते हैं, तो बैंक में यहां से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप एसएससी की बात करेंगे तो एसएससी में लगभग आप समझ लो कि 1 से 2 सवाल मोटा मोटा देखने को आपको मिलेगा। तो हम जो सेशन ये करने वाले हैं वो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एसएससी के एग्जाम में ब्लड रिलेशन का कैसा सवाल आता है और बैंक के एग्जाम में ब्लड रिलेशन का कैसा सवाल आता है। ठीक है, तो देखो ब्लड रिलेशन में बेसिकली 3 डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जिनमें पहला जो सवाल आता है वो आता है इंडिकेटिंग का। इसे हम कहते हैं इंडिकेटिंग फॉर्म का सवाल। इंडिकेटिंग का मतलब क्या है पहले समझ लीजिए। इंडिकेटिंग का मतलब है किसी की तरफ जब हम इशारा करते हुए कुछ कहते हैं, कोई मान लीजिए व्यक्ति है, उसकी तरफ मैंने इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे भाई के, बहन के, ससुर के इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है। देखो ऐसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा सान्या, फिर से सुनिएगा एक बारी। वो कौन है, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा या आपने कहा, आपने क्या कहा कि वो जो बच्चा है उस फोटो में वो मेरे भाई के बहन के ससुर के इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है। अब आपसे पूछेगा कि बताइए वो बच्चा आपका कौन लगा या आप उसे क्या कहेंगे। जो ब्लड रिलेशन का पहला टाइप है इंडिकेटिंग फॉर्म, इसकी मैं बात कर रहा था। दूसरा जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है बच्चा, ये आता है पजल फॉर्म का सवाल। पजल या इसी को कई बार हम जनरेशन कहते हैं, जनरेशन फॉर्म का सवाल कहते हैं। जनरेशन वाला पजल कह लो या पजल जनरेशन कह लो, जो कहना है कह लो। पजल के सवाल बेसिकली इसके अंदर देखने को आपको मिलते हैं, जिसमें हम ऐसे सवालों को आज डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले इसी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी चीजों को देखेंगे, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं आपके बैंक के एग्जामिनेशन में। ठीक है, और तीसरा जो सबसे आखिर में आता है, जो कि बैंक में खास करके ज्यादा आता है, वो है कोडेड ब्लड रिलेशन। तीसरा जो पार्ट है बच्चा, जहां से सबसे ज्यादा सवाल आपके एग्जाम में इसके बाद पूछा जाता है, वो है कोडेड ब्लड रिलेशन। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बैंक में बहुत कम आता है, ना के बराबर आता है। और एसएससी में इन तीनों में से सिर्फ यही सवाल एसएससी के एग्जाम में आता है। एसएससी में ये ज्यादा आएगा और बैंक में सबसे ज्यादा ये आएगा, उसके बाद ये बैंक में आएगा। इसके सवाल बैंक में बहुत रेयरली देखने को मिलते हैं, कम देखने को मिलते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, इसलिए बैंक इस पे ध्यान नहीं देता है। बाकी इस पे और इस पे बैंक ध्यान देगा, और हम इन दोनों की आज पहले बात करेंगे, उसके बाद इंडिकेटिंग फॉर्म को हम लास्ट में देख लेंगे, जो कि काफी आसान होता है। अब आइए समझते हैं कि ब्लड रिलेशन में तो 3 टाइप मैंने आपको बता दिए। अब ब्लड रिलेशन में सवाल बनाते कैसे हैं, क्या इसके लिए कुछ थ्योरीज हैं? क्योंकि हम तो सवाल पे चलेंगे, लेकिन थ्योरीज अगर कुछ हमें मिल जाए तो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब देखिए, एक बात तो सबसे पहले समझनी पड़ेगी आपको कि जब ब्लड रिलेशन आप बनाएंगे ना बच्चा, तो इस वाले सवाल में कहीं ना कहीं ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, इनकी बात करी जाएगी। जैसे देखो पजल का सवाल है ये, रूप इज फादर ऑफ गीत एंड मीत इज मदर ऑफ रूप, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो यहां पे फादर, मदर, अंकल, आंट, ये सब चीजें दी जाती हैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए हमें कुछ साइन, कुछ सिंबल के बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। रिलेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए हमें कुछ सिंबल, कुछ साइन का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको समझाता हूं, आप देखते जाना। देखो कुछ इंपोर्टेंट साइन है जिसकी मदद से आप ब्लड रिलेशन के सवाल को जल्दी कर पाओगे। क्या क्या साइन है? जैसे अगर कभी भी क्वेश्चन में किसी मेल पर्सन की बात हो जाए, जैसे फादर हैं, ब्रदर हैं, अंकल हैं, ये सभी मेल हैं, पुरुष लोग हैं। तो जो पुरुष होंगे ना, उनके लिए एक सिंबल आपको यूज करना है, प्लस। ये एक सिंबल यूज कर सकते हैं। कई लोग यहां पे स्क्वायर यूज करते हैं, सर्कल यूज करते हैं, ट्राइंगल यूज करते हैं, मर्जी आपकी, आप जो करना है कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि मेल के लिए एक साइन है, उसी तरीके से फीमेल के लिए दूसरा साइन है। तो मेल के लिए अगर मैं प्लस लेता हूं, तो फीमेल के लिए मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया है माइनस का साइन। ठीक है, जब भी कभी फीमेल की बात होगी, फीमेल मतलब माइनस, ये आपको वहां पे चार्ज मेंशन कर देना है। डन है। अगर मान लीजिए कभी भी सेम जनरेशन के लोगों की बात होती है, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। जनरेशन की जब भी कभी बात होगी, उसके लिए हमेशा आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, कुछ ऐसा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये माइनस का साइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मैंने कहा कि राकेश मेरा भाई है। राकेश मेरा भाई है, तो राकेश मैंने यहां ड्रॉ कर लिया। राकेश भाई है किसका? मेरा भाई है। तो मैं और राकेश, मुझे बताइएगा बच्चा आप कि मैं और राकेश भाई हैं
इसका मतलब राकेश और मैं दोनों एक ही जनरेशन के लोग हैं कि अलग अलग जनरेशन के लोग हैं? एक ही जनरेशन के लोग हैं। और जो एक जनरेशन के लोग होंगे ना, उनको हम हमेशा एक साथ रखेंगे। जैसे मान लीजिए सर है और राकेश है, राकेश सर का भाई है तो सर राकेश को प्लस कर दिया, चूंकि भाई है तो प्लस, और सर भी चूंकि मेल है इसलिए हम यहां पे भी प्लस ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब भी कभी एक जनरेशन की बात होगी तो आपको हमेशा सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। अगर यहीं पे मान लो कह दिया जाए कि सुनीता इज सिस्टर ऑफ राकेश, सुनीता जो है वो राकेश की सिस्टर है, तो सिस्टर है चाहे ये तीनों की बात हो जाए, ये ब्रदर ब्रदर और ये सिस्टर है, तीनों एक ही जनरेशन के हैं, इसलिए सेम साइन स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे हम। और चूंकि सिस्टर है सुनीता, इसलिए यहां पे फीमेल का साइन माइनस का साइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है आपको? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। ये एग्जाम्पल था, मैंने बता दिया आपको। अब देखो, अगर कभी भी सवाल में कहीं जनरेशन गैप की बात होगी, जैसे अभी हम सेम जनरेशन के थे, अगर कभी हमारे मम्मी या पापा की बात होती है, हमारे दादा दादी की बात होती है, तो उस केस में जनरेशन गैप को हमें मेंशन करना होता है। और जनरेशन गैप के लिए हमेशा आपको एक साइन इस्तेमाल करना है जो है वर्टिकल साइन, कुछ ऐसा। जैसे मान लीजिए सानिया यहां है, सानिया के पापा, सानिया एक फीमेल है, ऐसा क्वेश्चन में मान लो मेंशन है, तो सानिया एक फीमेल है तो यहां पे प्लस का साइन माइनस का साइन कर देंगे हम। और सानिया के पापा, तो पापा है मतलब एक जनरेशन ऊपर होंगे, पहले पापा फिर सानिया, तो सानिया के एक ऊपर एक जनरेशन ऊपर में फादर को हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो फादर यहां आ जाएंगे, और फादर मेल है तो प्लस कर दिया। सानिया की मदर है, तो मदर और फादर हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए मदर और फादर को एक ही जनरेशन में ड्रॉ करेंगे हम। लेकिन जब भी कभी हस्बैंड वाइफ की बात होगी, मैरिड कपल्स की बात होगी, तो मैरिड कपल के लिए हमेशा आपको सेम जनरेशन तो ड्रॉ करना ही है, साथ साथ ये एरो का साइन डालना है। मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को। अगर मैरिड कपल की बात होती है तो मैरिड कपल के लिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि मैरिड कपल मतलब शादी जो होती है वो एक ही जनरेशन के लोगों से, जनरली एक ही जनरेशन के लोगों से होती है, तो एक जनरेशन आ जाएगा। लेकिन साथ साथ ये साइन और ये साइन एक जैसा है, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए मैंने यहां पे दोनों तरफ से एरो कर दिया। तो जब भी कभी एरो वाला साइन होगा मैरिड कपल होगा, मैरिड कपल होगा मतलब एरो का साइन हम इस्तेमाल करेंगे। ये क्लियर है सान्या? चलिए ओके, डन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ गई होंगी। सपोज करिए एक स्टेटमेंट दिया मैंने एक पजल का सवाल आपके सामने रखा, मैं वर्बली बोलता हूं और आप समझना, मेरी मदद करना। सवाल दिया कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, और देखो ऐसे ही स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे भी पजल वाले क्वेश्चंस में। तो अभी हम एक सवाल सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक सवाल सॉल्व करके दिखाता हूं, उसके बेसिस पे आप अगले सवाल को बनाओगे, ठीक है बच्चा? तो कहा गया, मान लेते हैं कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, तो बी यहां मान लेते हैं, क्योंकि बी का भाई ए है, तो बी का भाई, बताइए बी का भाई मतलब ऊपर वाली जनरेशन में या सेम जनरेशन में? सेम जनरेशन में। ए क्या है? भाई है, तो जैसे ही भाई है ये पता चला तो ए को मैंने मेल कर दिया, डन है। अब आगे कहा गया कि बी इज वाइफ ऑफ सी, बी सी की पत्नी है, बी सी की वाइफ है, तो बी वाइफ है मतलब ये फीमेल हो जाएंगी। अब बताइए बी अगर वाइफ है तो सी की वाइफ है ना ये, तो सी क्या हो जाएंगे? हस्बैंड हो जाएंगे बी के। तो बी इज वाइफ ऑफ सी, इसका मतलब है कि सी जो है वो हस्बैंड है बी के। ये बात खुद ब खुद जाहिर हो जाती है, बी वाइफ है मतलब सी हस्बैंड होगा। और बी और सी चूंकि हस्बैंड वाइफ है तो सेम जनरेशन में एरो का साइन मैंने दिखा दिया। डी इज सिस्टर ऑफ सी, डी सी की बहन है, तो डी इज सिस्टर ऑफ सी ड्रॉ कर दिया मैंने इस चीज को। अब मान लो कहा गया आगे चल के कि बी एंड सी हैव टू चाइल्ड, बी एंड सी हैव टू चाइल्ड, बी और सी के दो बच्चे हैं, वन ऑफ देम इज मेल एंड अनदर वन इज फीमेल, एक मेल है उसमें से और एक फीमेल है, तो इसके दो बच्चे। अब बताइए मुझे जरा सा बच्चा कि इसके दो बच्चे हैं, तो बच्चे ऊपर वाले जनरेशन में या नीचे वाले जनरेशन में? नीचे वाले जनरेशन में। तो नीचे वाले जनरेशन में बी और सी के दो बच्चे हैं, मान लेते हैं डी ई और एफ हैं वो, जिसमें ई मेल है और एफ फीमेल है, सपोज करते हैं ऐसा है, ये इंफॉर्मेशन दी गई थी हमें। और साथ में कहा गया कि एच इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एफ। अब मुझे बताइए सान्या कि मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब क्या होता है? नाना जी। तो एच एफ के नाना जी हैं, एफ के नाना जी, तो नाना जी का मतलब क्या है?
एफ के मम्मी के पापा है एच, तो मम्मी के पापा कौन हो जाएंगे? एच हो जाएंगे। एच इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ एफ, ये ड्रॉ कर दिया मैंने। और फिर कह दिया जी इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ ई। जी जो है वो ई के दादाजी हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं। तो ई के दादाजी मतलब ई के पापा कौन हो जाएंगे? जी हो जाएंगे। अब सपोज करो इनकी वाइफ है जिसका नाम आर है और इनकी वाइफ है जिसका नाम क्यू है। ये बस मैंने अपने मन से मान लिया, मतलब ऐसा पिक्चर आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। पापा जी एक जनरेशन ऊपर, दादाजी 2 जनरेशन ऊपर, पोता 2 जनरेशन नीचे, बेटा 2 जनरेशन नीचे, या बेटा बेटी जो भी कह लीजिए आप, 2 जनरेशन नीचे। ये क्या ये पिक्चर क्लियर है बच्चा आपके? चलिए अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, मुझे बताइए कि हाउ इज डी रिलेटेड टू ई। सवाल है हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, मतलब डी का ई से क्या संबंध है ये बताना है आपको। बताइए क्या होगा बच्चा? बुआ कह सकते हैं। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, सबसे पहली बात तो यह कि हमें यह समझना होगा कि इस सवाल का मतलब क्या है। तो आप एक बात हमेशा दिमाग में रखना अपने, कि जब भी कभी ऐसा सवाल आता है, इस वाले सवाल में जहां कहीं भी ये टू होगा, जहां कहीं भी जिस भी किसी नाम के साथ ये टू जुड़ा हुआ होगा, वो वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति के बारे में परसेप्शन बनाएगा। मतलब डी ई बोलेगा डी के बारे में क्या, तो ई क्या कहेगा डी को, ये बताना है। इसका मतलब सीधा सा हुआ ई क्या कहेगा डी को। ये क्लियर है सान्या? ई क्या कहेगा डी को आपको ये बताना है। अब मुझे बताओ ई यहां है, ई अपने पापा के बहन को बुआ कहेगा, इसलिए हम आंट कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो मुझे आप ये बताओ सान्या, ये तो समझ में आ गया, बन गया हमारे से, ठीक है। मुझे आप ये बताओ क्या आपको रिलेशंस के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, जैसे किसको क्या कहते हैं, अंकल को, आंट को, मौसेरी बहन को, या फूफा की बेटी को या बेटी को क्या कहते हैं, ये सब पता है आपको? कि मुझे बताना पड़ेगा, एक बार रिवाइज कराना पड़ेगा? ये सब तो पता चल जाता है ना। कुछ कुछ चीजों में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, वो मैं दूर कर देता हूं अभी आपका, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत कभी दिक्कत होगी भी कहीं भी आपको, तो वो चीजें क्लियर हो जाएंगी अब आपकी। अच्छा मुझे बताइए बच्चा कि हाउ इज एच रिलेटेड टू जी। एच का जी से क्या संबंध है? समधी सुना है कभी आपने? समधी कहते हैं समधी मिलान है। जब शादी होता है तो उस समय समधी मिलान एक रिवाज होता है हमारे इंडियन कल्चर में, ये आप जानती होंगी अगर। तो एच और जी जो है ना ये समधी हैं, और समधी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसका कोई मीनिंग डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा आपको, होता ही नहीं कुछ ऐसा। फिर भी जो रिलेशंस मैंने देखे हैं अब तक, उनके बेसिस पे समधी को अंग्रेजी में ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। कैसे कहा जाता है मैं आपको समझाता हूं, देखिए आप सिंपली समझो। पहली बात तो ये कि फादर, मदर, अंकल, आंट, मैटरनल फादर, पैटर्नल फादर, मैटरनल आंट, पैटर्नल आंट, ये सब हम जानते हैं, ये सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ये हम जानते हैं। सबसे बड़ी समस्या कई बार अगर आती है तो कहां आती है? इन लॉज में आती है। हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चा, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि एक जनरेशन के जितने भी लोग आपको दिख जाएं, एक जनरेशन के जितने भी लोग दिख जाएंगे, ए टू जेड जितने भी हैं, सब के सब एक दूसरे को या तो ब्रदर कहेंगे या सिस्टर कहेंगे। ये बात क्लियर है? जितने भी लोग हैं एक जनरेशन के, उन सभी को आपको ब्रदर या सिस्टर कहना पड़ेगा। जैसे भाभी जी हैं तो भाभी जी को भी हम सिस्टर इन लॉ कहते हैं, सिस्टर कहते हैं। साला है तो साला को ब्रदर कहते हैं, तब जाके इन लॉ कहते हैं। तो एक जनरेशन के जितने भी लोग हैं उनको हम ब्रदर या सिस्टर कहेंगे, सिवाय हस्बैंड वाइफ के। ये तो रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है, इसमें ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ वाली कोई बात नहीं हो सकती है। बाकी जहां कहीं भी होंगे एक जनरेशन के लोग हैं, उनमें हम बहुत से बहुत कहेंगे तो ब्रदर या सिस्टर कहेंगे। जैसे बी कहेगी ए को ब्रदर, ए कहेगा बी को सिस्टर, ए कहेगा सी को ब्रदर, साथ में इन लॉ। क्यों इन लॉ? क्योंकि ये इधर का जो रिलेशन है ना बच्चा, ये वाला रिलेशन, ये जो पूरी फैमिली एक नई जुड़ी है हमारे साथ, ये जुड़ी कैसे है? शादी के थ्रू जुड़ी है। और जहां शादी होती है वहां पे हम हमेशा इन लॉज ऐड कर देते हैं। ये क्लियर है? तो जब भी कभी वैसे किसी भी मेंबर को जिसको आप शादी के बाद से जानना शुरू कर रहे हैं, उन सभी के लिए इन लॉज लगाना है, बस इतना, दैट्स इट।
जैसे अगर ए कहेगा सी को, तो सी को जानता कैसे है? शादी के बाद से जानता है। तो ए कहेगा सी को, ब्रदर मेल है, ब्रदर कहेगा इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ए कहेगा डी को, तो मेरे बहन के हस्बैंड, मतलब मेरे ब्रदर इन लॉ की सिस्टर है ये, तो मेरे ब्रदर इन लॉ की सिस्टर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिस्टर तो है, साथ में इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। एक जनरेशन में ब्रदर या सिस्टर ऑलवेज होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर है सान्या? अब मुझे बताइए बच्चा कि ये दोनों, मैंने इसके बारे में पूछा ना आपसे कि H क्या कहेगा G को या G क्या कहेगा H को, ये तो मैंने पूछा था आपसे अभी। तो ये दोनों मुझे बताओ कि अलग अलग जनरेशन के हैं कि एक जनरेशन के हैं? H और G जो हैं ये एक ही जनरेशन के हैं या अलग अलग जनरेशन के हैं? एक जनरेशन। एक जनरेशन का मतलब है एज ग्रुप सेम होनी चाहिए। जैसे मैं हूं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे दोस्त यार है, हम सभी एक जनरेशन के। जैसे आप हमारे जनरेशन के माने जा सकते हैं। क्लियर है ये चीज? तो हम सभी जिनकी एज लगभग समान है, 5 साल आप बड़े हो छोटे हो कोई इशू नहीं है। अगर हम सब एज ग्रुप के, मान लो 50 साल का गैप अगर हो गया तो अलग चीज है, तो 30 साल का गैप हो गया तो अलग चीज है। तो हम सभी जो लगभग बराबर एज के हैं, 5 साल छोटे बड़े, 2 साल छोटे बड़े अगर हैं, तो हम सभी का एज ग्रुप सेम है। और जो एज ग्रुप सेम है वहां पे हम कहते हैं कि ये सेम जनरेशन के हैं। तो H और G समधी हैं, मतलब इनके बेटे और बेटी की शादी हुई आपस में, मतलब ये दोनों एक एज ग्रुप के होंगे लगभग। अगर इनका बेटा है 30 साल का और बेटी है 25 साल की, इसका मतलब है कि ये लगभग 50 साल के होंगे और ये 52 साल 55 साल के होंगे। मतलब इनकी उम्र लगभग समान है, सेम एज ग्रुप के हैं। और जब सेम ब्रैकेट में आते हैं, सेम एज ग्रुप में आते हैं, तो ब्रदर और सिस्टर तो कहना ही पड़ेगा आपको। तो H कहेगा G को ब्रदर। लेकिन अब बताओ H अगर G को जानता है तो कैसे जानता है? शादी के बाद से जानता है कि पहले से जानता है? बाद से। रिलेशन मतलब जानता भले ही पहले से हो, लेकिन रिलेशन इनके बीच में जो एस्टैब्लिश्ड हो रहा है वो शादी के बाद से ही हो रहा है। इसलिए अगर H कहेगा G को तो ब्रदर इन लॉ कहेगा, G कहेगा H को ब्रदर इन लॉ कहेगा, G कहेगा R को, सिस्टर है लड़की फीमेल है, सिस्टर इन लॉ कहेगा, Q को H कहेगा सिस्टर इन लॉ, R कहेगी Q को सिस्टर इन लॉ। ये क्लियर है? ऐसे रिलेशंस को निकाल लेंगे ना आप। बस एक बात ध्यान रखिएगा कि इन लॉ का जो रिलेशन है वो हमेशा जहां लगता है वहां से ऊपर की तरफ जाता है, नीचे नहीं जाता है। क्या कभी भी बी अपने बेटे को सन इन लॉ कह सकता है? सन कहेगा। इसलिए इन लॉ जो है ना ये हमेशा अपर डायरेक्शन में लगता है, नीचे नहीं लगता। नीचे में जितने भी रिलेशन है वो प्योर रिलेशन है, ब्लड रिलेशन से, वो इन लॉज वाले रिलेशन नहीं माने जाएंगे। ये क्लियर है क्या? आप समझ रहे हैं इस चीज को? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बस एक छोटी सी चीज और हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम सवाल पे चल पड़ेंगे। ठीक है, एक छोटी चीज वो ये है कि रिलेशंस के बारे में आप कितना जानते हैं या हमें कुछ और सीखने की जरूरत है। तो क्या है, जैसे फादर मदर अंकल आंट ये सब हम जानते हैं। दो चीजें समझिए, एक होता है मैटरनल, मैं जानता हूं कि आप ये जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूं क्योंकि और भी बच्चे होंगे जिन्हें दिक्कत हो सकती है। और एक होता है पैटर्नल। मैटरनल को हिंदी में कहते हैं बच्चा मातृक, पैतृक ऐसे भी लिखते हैं कई बार, और कई बार ऐसे भी लिखते हैं, खैर जो भी हो, पैतृक, मातृक और पैतृक। अब देखो, जो मां के तरफ है, जिनको आप मां के थ्रू जानती हैं, मां के, जिनको आप मां के थ्रू जानती हैं वो सब के सब मातृक कहलाएंगे, और जिनको आप पापा के थ्रू जानते हैं उन सभी को हम पैतृक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चाचा, चाचा के लिए हम अंकल यूज करेंगे, लेकिन वो पापा के भाई हैं तो पैटर्नल भी यूज करना पड़ेगा, पैटर्नल अंकल। आंट चाची, पैटर्नल आंट। मामी, मामा की वाइफ मामी, या मौसी, मम्मी की बहन मौसी, तो मम्मी की बहन मौसी को हम मम्मी के थ्रू जानते हैं, इसलिए मैटरनल आंट यूज करेंगे। डन है ये चीज? तो आप इस सवाल को सीधे सॉल्व करिए, बनाना शुरू करिए, ट्राई करिए। अगर एक बार समझिए, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो सवाल यहां लिखे गए हैं इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है हमें और आंसर्स करने हैं हमें। चलिए देखते हैं। रूप इज फादर ऑफ गीत एंड मीत इज मदर ऑफ रूप। रूप इज फादर ऑफ गीत, गीत यहां मैंने ड्रॉ किया, गीत के पापा हैं रूप। अब देखो, जैसे जब जब जिसके बारे में जो जो इंफॉर्मेशन मिले उन सभी को राइट डाउन कर देना है, नोट डाउन कर लेना है। रूप इज फादर ऑफ गीत, तो रूप पापा है, मतलब एक जनरेशन ऊपर होंगे, और मेल है इसलिए प्लस कर दिया। अब देखो, ब्लड रिलेशन में एक चीज कही जाती है कि कभी भी हम किसी भी व्यक्ति के नाम से, उसका नाम क्या है, उसके नाम से हम उसका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं।
इस बात को समझना, किसी भी व्यक्ति के नाम से हम उसका जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब क्या दिया हुआ है, रूप इज फादर ऑफ गीत, रूप गीत के पापा हैं, एंड मीत इज मदर ऑफ रूप, और मीत जो है वो रूप की मां है, तो रूप की मां, इनकी मां है मीत। मीत इज मदर, मदर के लिए फीमेल का साइन दिखा दिया। टोनी इज सिस्टर ऑफ तनु, टोनी सिस्टर है किसकी, तनु की, हुज डॉटर इज सोनी। अब मुझे एक चीज बताओ, टोनी, तनु और सोनी, क्या इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है यहां में? नहीं है, तो हम इस लाइन को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे इसको। हाँ, दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि ये लाइन हमने छोड़ी है, बाद में इसका हम इस्तेमाल करेंगे। कानू द हस्बैंड ऑफ मीत इज द ग्रैंड फादर ऑफ सोनी। अब देखो, कानू द हस्बैंड ऑफ मीत, कानू जो हस्बैंड है मीत की, तो मीत यहां है, कानू इज द हस्बैंड ऑफ मीत, मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं, कानू ये आ जाएंगे। कानू इज द हस्बैंड ऑफ मीत, कानू द हस्बैंड ऑफ मीत इज द ग्रैंड फादर ऑफ सोनी। ये कौन है, तो सोनी के दादाजी भी हैं। तो सोनी के दादा मतलब कितने जनरेशन नीचे सोनी आ जाएगी, 2 जनरेशन नीचे। तो सोनी को हम नीचे में कहीं ड्रॉ कर सकते हैं, सोनी यहां मान लेते हैं। अब बताओ, मुझे बता, सोनी का जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है? अभी तो बताया नहीं गया, बस यही समझना है, अभी तक कुछ बताया नहीं गया, इसलिए कुछ कंफर्म नहीं कर सकते हम। नाम से जेंडर डिफाइन नहीं हो सकता है। मोनी इज फादर ऑफ टोनी, मोनी टोनी के पापा हैं, लेकिन मोनी और टोनी का अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। मोनी इज फादर ऑफ टोनी एंड ब्रदर ऑफ प्रीत, और प्रीत का भाई है। तो मुझे बताइए, ये मैंने हर बार बताया है कि एंड जब भी कभी सेंटेंस में आता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फारदेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो मोनी के बारे में कह रहा है, देखो एंड आएगा हमेशा दूर वाले के लिए, इसके बगल में टोनी है, लेकिन इस ये दूर वाले को रिप्रेजेंट करता है। तो मोनी इज फादर ऑफ टोनी, मोनी टोनी के पापा तो हैं ही, एंड और ब्रदर ऑफ प्रीत, प्रीत के भाई भी हैं। तो मोनी इज ब्रदर ऑफ प्रीत, ये इसका सेंथ हो जाएगा। तो अभी ना तो मोनी का पता चल पा रहा है, ना ही प्रीत का पता चल रहा है, थोड़ी देर के लिए हमें इस लाइन को भी छोड़ना पड़ेगा। कानू हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, कानू के केवल 2 बच्चे हैं। तो कानू का एक बच्चा कौन है, रूप है ना, एक बच्चा रूप, चूंकि दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इनका जो बच्चा है इनका भी बच्चा है। कानू हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, कानू के केवल 2 बच्चे हैं, जिनमें एक रूप है और एक कोई और आ जाएगा, यहां पे हम मान सकते हैं। बोथ ऑफ अपोजिट जेंडर, दोनों जो होंगे, दोनों जो बच्चे होंगे इनके, वो दोनों के दोनों अपोजिट जेंडर के हैं। तो अगर रूप मेल है, तो इसकी जो दूसरा चाइल्ड होगा वो क्या होंगी, फीमेल हो जाएगी। ये बात क्लियर है सान्या? नहीं बेटा, यहां लिखा है ना ऑफ अपोजिट जेंडर लिखा हुआ है। कानू हैज ओनली 2 चिल्ड्रन बोथ ऑफ अपोजिट जेंडर, दोनों के दोनों अलग अलग जेंडर के हैं। तो ये अगर बेटा है तो ये क्या होगी, ये डन है, समझ आई बात आपको ये? अब चलिए आगे देखते हैं, जो पीछे हमने छोड़ा है उन चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये लाइन हमने छोड़ा था, टोनी इज सिस्टर ऑफ तनु, टोनी तनु की सिस्टर है, ठीक है कोई बात नहीं है। टोनी इज सिस्टर ऑफ तनु हुज डॉटर इज सोनी, जिसकी बेटी सोनी है। तो जिसकी, जो या जिसका जब भी कभी आता है ये नियरेस्ट के लिए आता है, एंड या बट जब भी आता है वो फारदेस्ट के लिए आता है। तो इस हुज का मतलब है तनु के बारे में कह रहा है कि तनुज डॉटर इज सोनी, तनु की बेटी सोनी है। तो अब बताइए, तनु की बेटी सोनी है, तो तनु कहां हो सकती है, तनु यहां हो सकती है, तनु यहां हो सकती है। अब मुझे बताइए जरा से, ये सोचने वाली बात है बच्चा, तनु यहां अगर हम ड्रॉ कर देते हैं, मैंने मान लो ड्रॉ कर दिया, तनु यहां है, बस समझना एक बार, तनु की बेटी कौन हो जाएगी, सोनी हो जाएगी। अब एक लाइन यहां दिया है, टोनी इज सिस्टर ऑफ तनु, टोनी तनु की सिस्टर है। तो तनु की सिस्टर अगर टोनी हो जाएगी यहां, तो हमें यह तो पता है ना कि कानू के केवल 2 ही बच्चे हैं और दोनों के दोनों अलग अलग जेंडर के होने चाहिए। तो अगर मैं सोनी को यहां ड्रॉ करूंगा और तनु को यहां, तो उस केस में कानू के तो 3 बच्चे हो जाएंगे। बात समझ आ रही है सान्या? ये इसलिए तनु इज नॉट द डॉटर ऑफ कानू, तनु कानू की बेटी नहीं है, ये बात दिमाग में रखनी है आपको। तो तनु को हमें इधर ड्रॉ करना पड़ेगा, तनु यहां आ जाएगी, और तनु की एक सिस्टर है जिसका नाम क्या है, टोनी है, तो टोनी को हमें यहां ड्रॉ करना पड़ेगा। आ जाओ भाई, ये दोनों सिस्टर्स हैं, और तनु की एक बेटी है जिसका नाम सोनी है, और सोनी के दादाजी कौन है, कानू है। ये बात पहले से हमें पता है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही सान्या बताओ? ये इधर क्यों नहीं आएगा, ये बात समझ में आया ना आपके? ये मैंने इसलिए ड्रॉ, ये देखो,
एक लाइन लिखा हुआ था कि टोनी इज सिस्टर ऑफ तनु, तो टोनी तनु की सिस्टर, ये तो क्लियर है। टोनी हो गई तनु की सिस्टर, डन। हुज डाउटर इज सोनी, जिसकी बेटी सोनी है। तो किसकी बेटी, तो हुज जब भी आता है ना बच्चा, ये हमेशा नियरेस्ट के लिए आता है। तो तनु की बेटी सोनी है, तो तनु की बेटी सोनी, मतलब एक बात तय है कि जब भी आएगा तो ये तीनों एक साथ आएगा। डन है ये चीज। अब देखो, हमें एक बात पहले से पता है, यहां से, कहां से, हमें यहां से पता है भाई, नीचे वाला कहां गया, हाँ कनु, ये देखो, ये स्टेटमेंट देखो, कनु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, कनु के केवल 2 बच्चे होंगे, एक ये और एक ये। यहां जो भी आएगा वो फीमेल होगा, ये बात तय है। और हम जान रहे हैं कि अगर मैं तनु को यहां रखूंगा, अगर मैं तनु को यहां रखूंगा तो तनु के साथ टोनी भी आएगी जो कि इसकी बहन है। तो उस केस में कानू के कितने बच्चे हो जाएंगे, 3 बच्चे हो जाएंगे। और सवाल में कितने बच्चे होने चाहिए थे, देखो यहां लिखा है कनु हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, ना 2 ही तो चिल्ड्रन है इनके। इसका मतलब यह है कि ये कॉम्बिनेशन इधर आ ही नहीं सकता, इस पूरे कॉम्बिनेशन को इधर ले जाना पड़ेगा।